हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी ज्योग्राफी 2016 के पेपर को सॉल्व करेंगे और ये इसमें 25 प्रश्न रहेगा जो पार्ट 1 है। ठीक, इसके बाद इसी तरह से सभी पार्ट को हम लोग देखते हुए चलेंगे। और एक बार सिलेबस फिर यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस देखने के बाद आपके दिमाग में जो प्रश्न यहाँ पे आए हैं तो अपने आप वहाँ से आप पकड़ पाएंगे कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा बने हैं, किस लेवल पे यहाँ पे प्रश्न बने हैं। ठीक, तो पहले सिलेबस देख लीजिए, फिर हम प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस ही देखना है। सिलेबस देखने के बाद जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न उसको देख लीजिए। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, सिलेबस में ये टॉपिक है और इस टॉपिक को किस हद तक पढ़ना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप हम उस टॉपिक में चले गए और टॉपिक छूट गया। तो यहाँ पे देखिए कि प्रश्नों का लेवल किस तरह से है, उसी स्तर से हम लोग पढ़ाई करनी है। यहाँ पे देख लीजिए, सिलेबस मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस जब आपको रट जाएगा तो जब भी आप मान लीजिए कोई बुक पढ़ रहा है तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये टॉपिक यहाँ पे है, यूजीसी नेट के सिलेबस में ये है, पीजीटी में ये है, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या नया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नई हैं जो पीजीटी से अलग है, आपका नेट से अलग है। अब यहाँ पे देखिए कि दिया है कि भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, भूगोल विषय से संबंधित विभिन्न विद्वानों की अवधारणा, हमबोल्ट, रिटर, रटजेल, हिटनर, डेविस, ब्लास, कार्लसावर, पीटर हैगेट, विलियम बुंगी, हार्वे स्मिथ। ये देखिए ज्योग्राफिकल थॉट लगभग दे दिया है। और नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, पर्यावरणवाद यानी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में यहाँ पे दिया है कि इसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। यानी कि एक प्रकार से ये ज्योग्राफिकल थॉट का टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक आपके पास है भौतिक भूगोल। यहाँ पे स्थल मंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूमंडल का निर्माण कैसे होता है, खनिज चट्टानें। देखिए यूजीसी में सिलेबस में नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी नहीं दिया है। तो खनिज और चट्टानें, भू संचलन और ज्वालामुखी भूकंप है, अद्यतन सिद्धांत, वलन भ्रंश और स्थलाकृतियाँ हो गई, अपर्दन चक्र हो गया। ठीक, अपर्दन में देखिए भूमिगत जल, वायु, समुद्र, हिमनद। ये आपका जीएस में भी है, ऑप्शनल में भी है, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय, ये पूरा टॉपिक जो है सब में है। वायुमंडल की संरचना की बात करें तो सूर्य तप और ताप बजट, तापमान का क्षैतिज एवं लंबवत वितरण हो गया, तापमान विलोमन की दशाएं हो गई, वायुदाब पेटियां और पवन हो गए, वायुदाब पेटियों का खिसकाव और उनका प्रभाव है, आर्द्रता और वर्षण के प्रकार है, बादलों का प्रकार हो गया। ये देखिए बादल आपका यूजीसी सिलेबस में नहीं है, वर्षण के प्रकार भी नहीं है, स्वरूप, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति। ठीक, थानथवेट और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जलमंडल यानी समुद्र विज्ञान में क्या है, उसकी तापमान जल का और लवणता है, महासागरीय धारा, ज्वार भाटा, प्रवाल द्वीप, प्रवाल भित्ति, ये आपका यूजीसी में नहीं है, इसकी उत्पत्ति का वितरण और पर्यावरणीय महत्व क्या है। बायो ज्योग्राफी में देखिए ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपका विश्व वितरण यानी बायोम हो गया, जियोम हो गया, सदाबहार वनों का पर्यावरणीय महत्व, पारिस्थितिक तंत्र हो गया, जैव विविधता और उसका पारिस्थितिक महत्व है, निर्वनीकरण की समस्या और वन संरक्षण है। मानव भूगोल में मानव पर्यावरण संबंध हो गया, पुरापाषाण युग हो गया, नवपाषाण। ठीक, औद्योगिक प्रभाव, औद्योगिक क्रांति और पर्यावरणीय प्रभाव का जनसांख्यिकी मॉडल। देखिए यहाँ पे पर्यावरणीय प्रभाव पे जो विकसित और विकासशील देशों का जनसंख्या समस्या है उसके प्रारूप को देखना है। आर्थिक भूगोल में आपको जो देखना है संसाधन और उसका वर्गीकरण देखना है। और यहाँ से जल, मिट्टी यानी कि ये सब नॉर्मल हो गया। और यहाँ से जो आपका ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं प्रोडक्शन से, नए जो आंकड़े हैं। हाँ, यहाँ पे जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए हैं कि विश्व के औद्योगिक प्रतिरूप उद्योगों का स्थानीयकरण के कारण। और ये सिद्धांत देख लीजिए, न्यूनतम लागत सिद्धांत, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, विश्व औद्योगिक प्रदेश हो गया, व्यापारिक खंड कितने, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग हो गया, बंदरगाह हो गए। ठीक, अब देखिए प्रादेशिक भूगोल, ये आपका यूजीसी में नहीं है, न तो नेट में उसमें है, असिस्टेंट प्रोफेसर में है। तो विकसित और विकासशील देश एवं संक्रमण की अवधारणा हो गया, प्राकृतिक स्वरूप
जनसंख्या संसाधन आधार उनके विकास का अध्ययन। अब देखिए यहाँ पे एंग्लो अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, रूस, चीन, जापान, पूर्वी एशिया, ये आपका एकेडमिक में यदि आप ग्रेजुएशन किए रहे होंगे तो वहाँ भी आपको मिला होगा ये चीज़ें पढ़ने को। भारत के भूगोल में तो सभी चीज़ें हो गई, ठीक। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये कि जल्दी हम लोग यहाँ पे कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आप सभी के लिए ये है कि एक नया बैच चालू हो रहा है, यूपी पीजीटी, केवल पीजीटी टारगेट बैच होगा, ठीक। 2020 की जो वैकेंसी आने वाली है, और यदि आप इंटरेस्टेड हों तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, वहाँ पे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। 8318011238 इस पर व्हाट्सएप लिख के, जैसे आप मान लीजिए नेट के लिए चाह रहे हैं कोर्स तो नेट लिख के भेज दीजिएगा, जोग्राफी नेट। पीजीटी का है तो पीजीटी लिख के भेज दीजिएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का जो धरातल पत्रक होता है ये कौन तैयार करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या रक्षा मंत्रालय, या ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यानी कि एक तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, तीसरा रक्षा मंत्रालय है, चौथा जो आपका ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। तो भारत का जो धरातल पत्रक होता है, यानी भूपत्रक जिसे आप कह सकते हैं, तो ये तैयार किया जाता है किसके द्वारा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन ये कार्य करता है। इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी, ठीक। तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1767 में हुई थी। अगला है भारतीय सौर मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? अब इसमें दिया है कि भारत सौर ऊर्जा में तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत देश के सभी हिस्सों में सौर ऊर्जा विस्तारित करने की योजना है। दक्षिण और पश्चिम भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा मिलती है। अब देखिए पहला वाला जो दिया है स्टेटमेंट कि भारत सौर ऊर्जा में तेज़ी दर से वृद्धि कर रहा है, बात सही है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस की स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। कब? 2015 में, जब पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। उसी समय भारत और फ्रांस ने मिलकर ISA को शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या गठबंधन, ठीक। और इसका मुख्यालय जो आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है। तो और अभी हाल ही में जैसे यूपी का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है आपका मिर्ज़ापुर में लगाया गया, और जो पूरे भारत का सबसे बड़ा सौर प्लांट है ये रीवा में लगाया गया है, मध्य प्रदेश में, ठीक। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। यहाँ में देखिए भारत देश के सभी हिस्सों में सौर ऊर्जा विस्तारित करने की योजना है, ये भी सही है, ये भी सही है। दक्षिण और पश्चिम भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा मिलती है। तो दक्षिण और पश्चिम भारत में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत जो आपका इक्वेटर के नज़दीक है, ठीक। और पश्चिम भारत की बात करें हम लोग तो ये भी आपका सौर ऊर्जा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण प्लेस देखा जाता है। आप देखिए पूरा इधर यदि मैप आप देखेंगे, ये पश्चिमी भारत में ये आपका राजस्थान यहाँ तक आ जाता है, ठीक। और ये गुजरात हो जाता है, फिर इधर पश्चिमी घाट हो गया। तो ये सभी आपके जो पश्चिमी वाला पार्ट है, इधर आपके पठार पर्वत ढेर सारे हैं। तो यहाँ से ये अधिक धूप और सौर ऊर्जा भी यहाँ पे प्राप्त होता है दक्षिण और पश्चिम पार्ट में। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या है, तीनों सही है, 1, 2 और तीनों यहाँ पे सही है। तो डी उत्तर हो जाएगा। अगला है मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य विकसित है, यानी कि कौन सा राज्य नंबर 1 पे है, आगे है निम्न में से? हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब।
तो देखिए ये जो मानव विकास सूचकांक होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो HDI से कहा जाता है। महबूल हक ने 1995 में ये चालू किया गया था और ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। अमर सेन में भी इसमें इनका सहयोग किया था। तो इसमें जो भारत के अलग अलग राज्यों की हम लोग बात करें तो इसमें केरल नंबर 1 पे है। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में रहा? तो जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम कहाँ रहा? अंडमान निकोबार, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम रहा। अभी हाल ही में जो NSSO की एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया 2020 में जो जनगणना से रिलेटेड है, तो इसमें आपका जो सबसे कम लिंगानुपात है वो आंध्र प्रदेश को दिखाया गया, साक्षरता में भी दिखाया गया है। तो फिलहाल अभी जो यहाँ पे पूछा है आपसे कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार क्या है, तो 2011 ही पूछेगा जनरली। 2001 से लेके अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक में केरल की आबादी में महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। तो ये बात सही है, केरल की आबादी महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। और उसी दशक में 6 साल या उससे कम आयु के लिंगानुपात में गिरावट देखी गई है। तो यानी 6 साल या उससे कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिंगानुपात में 2001 से लेकर 2011 में गिरावट देखी गई है। जी नहीं, गिरावट नहीं बल्कि बढ़ोतरी देखी। लगभग 964 था इसमें 2001 में, और 2011 में लगभग 964 हुआ है लिंगानुपात 6 साल से कम का। और महिलाओं की आबादी में यहाँ पे बढ़ोतरी देखी गई है। तो जो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो केवल एक सही है, ये वाला रंग है, ठीक 5 का ए। अगला है PGT का ही हम लोग देख रहे हैं। 6वां प्रश्न है, किर्लोस्कर समूह जो भारी और हल्के मशीनी उपकरणों का उत्पादन करता है, तो किर्लोस्कर समूह कहाँ से है? जर्मनी कंपनी है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस की है, भारत की? जो किर्लोस्कर समूह है ये आपका भारत की एक कंपनी है। अगला है कि ये क्या करती है? किर्लोस्कर समूह जो है ये भारी और हल्के दोनों प्रकार के मशीनी उपकरणों का प्रोडक्शन करती है और पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 1888 में की गई थी। अब देखिए ये प्रश्न काफ़ी कठिन है और इंडियन ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, लेकिन काफ़ी कठिन प्रश्न है। किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है लक्ष्मण राव ने किया था। कौन किया था? लक्ष्मण राव ने किया था। और DSSB का भी आप लोग ज्योग्राफी PGT का सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से इसके साथ वो भी चीज़ें, उसका भी मैं पेपर आपको अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का एक प्रमुख संयंत्र क्या है? यानी संयंत्र कहाँ पे है? भोपाल में, विशाखापत्तनम में, पिंजौर में, कोलकाता में। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT की बात कर रहा है। किसके? HMT की बात कर रहा है। तो HMT कहाँ पे है? ये आपका पिंजौर में, हरियाणा में स्थित है। पिंजौर कहाँ पे है? हरियाणा में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की जो स्थापना हुई थी ये आपका 7 फरवरी 1953 को हुई थी। कब? 7 फरवरी 1953, 1953 में। अगला है कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बनाया गया? तो जर्मनी के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? टिस्को जमशेदपुर, HSL राउरकेला, HSL भिलाई या HSL दुर्गापुर? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा HSL राउरकेला। तो HSL राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से 1955 में स्थापित किया गया था, जबकि टिस्को जमशेदपुर जो इस्पात कारखाना है इसे 1907 में बनाया गया था। HSL भिलाई जो इस्पात संयंत्र है ये भी आपका 1955 का ही है, लेकिन इसमें USSR के सहयोग से ये बनाया गया था। किसके सहयोग से? USSR के सहयोग से बनाया गया था। वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में ही है। अगला HSL दुर्गापुर, तो ये इस्पात संयंत्र को भी वर्ष 1955 में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित
किया गया था। किसको? HSL दुर्गापुर को किसको? ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई को USSR रसिया और राउरकेला को जर्मनी के सहयोग से। ठीक, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला है कौन सा स्थान पेपर निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है? तो पेपर निर्माण उद्योग से संबंधित कौन सा प्लेस है? नंबर 1 है यहाँ पे आपका यमुना पार, बल्लरपुर, रायागढ़ और सतना। और इसमें से आपको अलग अलग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चूज करना है। ठीक, तो यमुनानगर, बल्लारपुर, रायागढ़, सतना ये कोड दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा पेपर निर्माण उद्योग से संबंधित है 1 2 3, यमुनानगर, बल्लरपुर, रायागढ़। ठीक, तीनों जो है ये पेपर विनिर्माण उद्योग से संबंधित हैं। यमुनानगर कहाँ पे है? हरियाणा में है। बल्लरपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, MH। रायागढ़ कहाँ पे है या रायगढ़? ये आपका उड़ीसा में है। ठीक, नेक्स्ट है अमोनिया यूरिया उत्पादक क्रिब्को संयंत्र कहाँ से किस पे आधारित है? यानी क्रिब्को संयंत्र में जो एनर्जी का उत्पादन वहाँ पे किया जाता है या लगाया जाता है, तो वो क्या उसमें उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में? ताप ऊर्जा है, जल विद्युत पवन है या गैस है? किसका उपयोग किया जाता है क्रिब्को संयंत्र में? तो ये आपका गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? गैस का उपयोग किया जाता है। यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिब्को संयंत्र गैस ऊर्जा पर आधारित होता है। इसे हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर HBJ जो पाइपलाइन है, हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर पाइपलाइन के आधार पे 6 नाइट्रोजनी उर्वरक उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिसमें बीजापुर, सवाई माधोपुर, अनोला, सवाई माधोपुर के बाद अनोला, जगदीशपुर और डबराला और शाहजहाँपुर ये इतने जो है इससे संबंधित संयंत्र हैं जो नाइट्रोजनी उर्वरक का प्रोडक्शन करते हैं। अगला है कॉपर, सोना, लोहा, कोयला से कौन कौन जुड़ा है? तो कोलार की खानों से क्या होता है? सोने का उत्पादन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कॉपर किससे होता है? तो कॉपर खेतड़ी खाने राजस्थान से होता है। सोना कोलार से होता है। लोहा कुद्रेमुख जो कर्नाटक में है। और कोयला आपका झरिया, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया कॉपर, सोना, लोहा, कोयला से जुड़े हैं। बी राइट हो जाएगा। अगला है निम्न फसलों में से कौन सा वर्षा सिंचित फसल है? चना है, गेहूँ है, बाजरा है। तो वर्षा की आवश्यकता किसको पड़ती है? तो इसमें वर्षा सिंचित है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बाजरा जो है ये है वर्षा सिंचित। बाजरा क्या है? वर्षा सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है या फसल के अंतर्गत हम लोग इसको शामिल करते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो भारत का लगभग 60% कृषि वर्षा सिंचित फसलीकरण के अंतर्गत ही आती है, और बाजरा का उदाहरण सिंचित फसल के अंतर्गत ही लिया जाता है। बाजरा की फसल जो है शुष्क दशाओं में पैदा किया जाता है। ठीक, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? तो भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? पंजाब, तमिलनाडु, यूपी, हरियाणा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूपी। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नंदा देवी, कच्छ की खाड़ी। अब देखिए यहाँ पे ये सभी शामिल हैं, लेकिन कच्छ की खाड़ी नहीं बल्कि कच्छ का रण है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दिया गया है ये शामिल नहीं किया जाता, यहाँ पे जोड़ लीजिए नहीं। ठीक, कौन सा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता? शामिल तो सब हैं, ग्रेट निकोबार भी है, सुंदरबन भी है, नंदा देवी है। अब कच्छ की खाड़ी ये नहीं है, बल्कि इसकी जगह क्या है? कच्छ का रण है,
जो है शामिल किया गया है। वर्तमान में कुल जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं कितने हैं? 18 हैं। कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए केरल में प्रसिद्ध है? पराकल, पेरियार, चंद्रप्रभा, कान्हा। तो केरल का जो वन्यजीव रिजर्व है हाथियों का वो पेरियार है। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। अगला है यूएन ने 2010 को कोट नंबर 1 है, यूएन ने 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। क्या किया? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। भारत में टाइगर रिजर्व जो परियोजना है ये चालू की गई 1973 में, ये बात सही है। टाइगर रिजर्व परियोजना कब चालू की गई? 1973 में। जैव विविधता वर्ष 2010 को मनाया गया था। बाघ परियोजना और उसके शिकार की सुरक्षा हेतु बाघ परियोजना को लागू किया, यानी बाघ परियोजना बाघों और उनके शिकार से सुरक्षा करने हेतु चालू किया जाता है। इसमें दिया है कि कौन सा सत्य है, 1 नंबर, 2 3, 1 3 या 1 2 3। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें तीनों सही है। ठीक है, यानी डी। कौन सा आरक्षित जैवमंडल? अब देखिए यहाँ पे जो जैवमंडल से संबंधित प्रश्न आपसे सिलेबस में भी दिया था, तो सिलेबस वाला ही आप देखिए यहाँ पे पूछा गया है। कौन सा आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र सबसे अधिक ऊंचाई पे है? शीत मरुस्थल, दिबांग दियांग, खंडचिंड, जोंगा, नंदा देवी। तो कौन सा ये सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है ये पूछ रहा है। ठीक, तो कौन सा सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है? तो ये आपका खंडचिंड जोंगा है। खंडचिंड जोंगा जो है ये सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में भारत का सबसे ऊंचा आरक्षित जीवमंडल क्षेत्र है। इसमें विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है वो शामिल है। इस जीवमंडल का जो आरक्षित क्षेत्र है वो आपका वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल किया गया खंडचिंड जोंगा का। ठीक, अगला है कौन सा सही है? टीक जो वृक्ष होता है कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। टीक जो है कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। देवदार एमपी में, चंदन केरल में, सुंदरी जो है पश्चिम बंगाल में। तो इसमें आपको ये मिलान करना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए जो टीक होता है ये आपका एमपी में ज़्यादातर देखा जाता है, तो ये आपका नहीं मिला है। देवदार एमपी, चंदन केरल, बल्कि ये कर्नाटक, तमिलनाडु इसके नीलगिरी ढालों पे, और सुंदरी जो है पश्चिम बंगाल। तो सुंदरी आपका ये मैंग्रोव वन क्षेत्रों को ही कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पे ये वृक्ष पाए जाते हैं। जो क्या मैंग्रोव वन क्या करते हैं? सुनामी और चक्रवात से तटीय जो आपदाओं से ये सुरक्षा करते हैं तटों की। तो सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है चंदन सामान्यतः कहाँ पे पाया जाता है? चंदन जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, उच्च पर्वतीय वन में, या फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार में, या फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। तो कहाँ पे ये पाए जाते हैं? क्या? चंदन। इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो चंदन जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है, और ये वन लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले होते हैं। इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य क्षेत्र क्या है? ये सह्याद्री के पूर्वी ढलानों पे, प्रायद्वीपों के उत्तर पूर्वी जो पठार होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं चंदन। मुख्य रूप से चंदन सागौन, साखू, शीशम, आम, महुआ, बांस और त्रिफला के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? जो शिवालिक वाला श्रेणी का क्षेत्र है, प्रायद्वीपी का उत्तर पूर्वी पठार है, सह्याद्री का पूर्वी ढलान है, वहाँ पे आपका चंदन पाया जाता है। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में पारिस्थितिक गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट। तो किसको जो है ये पारिस्थितिक गर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई है? तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे किसे दी गई है? पश्चिमी घाट को दी गई है। ठीक, क्लियर हुआ? तो यानी गर्म क्षेत्र
का मतलब यहाँ पे इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट आप कह सकते हैं। ठीक, तो पारिस्थितिकी उष्ण जो स्थल हैं भारत में ये 4 हैं, यानी हॉट स्पॉट कौन कौन से? पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड का ही पार्ट माना जाता है। हालांकि इसमें जो आपका पूर्वी हिमालय है यह भी है, पश्चिमी घाट है यह भी है। ठीक, पूर्वी हिमालय यह भी है और पश्चिमी घाट भी है, लेकिन जो आयोग ने आपका आंसर दिया था पश्चिमी घाट दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट, जब पूर्वी का हिमालय पश्चिमी घाट दोनों एक साथ दें तो आप यही लगाइए, क्योंकि आयोग का आंसर यही रहा है। अक्टूबर हीट जो अभी चल रही है, तो अक्टूबर हीट का मेन रीज़न क्या होता है? उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान, या फिर शुष्क मौसम, या पवनों का बहुत कम वेग, या सिंधु गंगा के मैदान पर जो दाब प्रणाली है उसका कम हो जाना। तो किस वजह से अक्टूबर हीट आती है? तो ये अक्टूबर हीट जो है उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान की वजह से होती है, क्योंकि अक्टूबर हीट में ये असहाय गर्मी हो जाती है, उमस भरी गर्मी होती है। भारत के अधिकांश क्षेत्र में अक्टूबर नवंबर के दौरान ये देखने को मिलती है। और इस समय क्या होता है कि वातावरण बहुत आर्द्र होता है, जिससे हवा का वेग भी कम हो जाता है और आसपास गर्मी और आर्द्र की स्थिति बढ़ जाती है, और इसी को बोला गया कि अक्टूबर हीट, चूँकि ये अक्टूबर महीने में या नवंबर महीने के आसपास होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, यहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है, इसलिए हवाएं शुष्क हो जाती हैं। मानसून इस क्षेत्र में पहुँचने में असफल रहता है। हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती हैं, जिसके कारण उनसे उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आवश्यक ऊंचाई की प्राप्ति नहीं हो पाती। किस कारण से ये हुआ है कि राजस्थान में जो है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह, क्योंकि राजस्थान में आप देख रहे हैं कि इधर आपका क्या हो गया, मैप से थोड़ा सा समझ लीजिए। ये अरावली जो श्रृंखला है यहाँ के आसपास है, और ये वाला पूरा रीजन बिना पहाड़ी वाला है। तो जब इधर से मानसून थोड़ा बहुत जो आर्द्रता धारण किए होता है, तो जब यहाँ पे कोई टकराव नहीं से हो पाता तो ये संघनित नहीं हो पाते जल की बूंदें, और ये क्या है ऊपर से ही होके चली जाती हैं, और ये शुष्क रहता है। लगभग कहीं 20 सेंटीमीटर कहीं 50 सेंटीमीटर इस तरह वर्षा होती है। आगे चल के आप देखते हैं कि जयपुर के आगे यहाँ पे आपका जब ये अरावली की पहाड़ियों से टकराती हैं तब वहाँ पे वर्षा होती है। हालांकि अरावली की पहाड़ी भी इस समय सपाट हो गई है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, एक पठार की भांति, फिर भी उसकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर के आसपास है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी। अगला है, निम्न में से कौन सा सत्य है? कपास केवल काली मिट्टी पर उगाया जा सकता है। जी नहीं, कपास और भी जगह होता है। राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी की तुलना में अधिक आर्द्र है। तो जो राजस्थान का पूर्वी भाग है ये पश्चिमी भाग की तुलना में ज़्यादा ठंडा है। तो ये बात सही है कि वह पश्चिमी घाट की तुलना में, यानी पश्चिमी वाले पहाड़ की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडा है। तमिलनाडु की जलवायु पश्चिमी विक्षोभ को दर्शाती है। तो पश्चिमी विक्षोभ को ये नहीं दर्शाती, बल्कि जम्मू कश्मीर के आसपास और हरियाणा पंजाब में इसका प्रवेश होता है। इसका पश्चिमी विक्षोभों का। राजस्थान का पूरा रेगिस्तान रेतीला है। जी नहीं, रेतीला होता तो आपका गंगानगर हो गया या इधर आपके जयपुर हो गए। तो इस एरिया में गंगानगर अभी आप देख रहे हैं हाल ही में गेहूँ और सरसों के लिए नंबर 1 पे गुजरात हो गया है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ से राजस्थान, तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा कि राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी की तुलना में अधिक आर्द्र है। क्योंकि इधर आप देखेंगे राजस्थान में तो आपका जैसलमेर वगैरह है जो थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है।
तमिलनाडु के पूर्वी तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। किस चीज़ से सर्वाधिक वर्षा होती है तमिलनाडु के पूर्वी तट पर? पश्चिमी विक्षोभों से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से या स्थानीय पवनों से। यानी तमिलनाडु के पूर्वी तट पे किस वजह से अधिक वर्षा होती है? तो ये जो उत्तर पूर्वी मानसून आएगा तब इसके पूर्वी तट पे वर्षा हो जाती है। ठीक, तो ये टोटल 25 प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने देखा, और दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी सभी को मैं समझा दे रहा हूँ इसी मैप में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये आपका इक्वेटर हो गया, यहाँ से आपका जो वर्षा करता है मानसून केरल में आपका 1 जून को आ जाता है, जिसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कैसे बोलेंगे? तो देखिए यहाँ देखिए, इसे नॉर्थ बोला जाता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। दिशा इसकी किधर है? ये है, तो ये इधर दिशा है, तो चूँकि इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, तो ये किस दिशा को प्रदर्शित कर रहा है? ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये है। यानी कि यदि इस मिडल पार्ट को आप देखेंगे तो ये साउथ वेस्ट कहा जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम हो गया। उत्तर पूर्वी किसको कहते हैं? तो जब यहाँ से आपका तिब्बत के पठार से ये लौटता हुआ मानसून भी इसे कहते हैं, तो यहाँ से जो वर्षा तमिलनाडु के पूर्वी भाग में होती है, पूर्वी तट पे, तो ये किधर, इसका तीर का निशान नॉर्थ और ईस्ट। ठीक, उत्तर पूर्वी हो गया। अब पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो जब यहाँ से देखिए, यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से आता है, और ये इधर आपका भूमध्य सागर से जो उठने वाले चक्रवात हैं ये यहाँ से भारत में प्रवेश करते हैं। क्योंकि ये किस दिशा में है? तो ये वेस्ट वाला पार्ट है भारत का, तो पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया? इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप लोग ज्वाइन करना है पीजीटी ग्रुप में तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आपको डिटेल चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी और इसका नोट्स भी वहाँ दे दिया जाएगा।